नागिन बहू। सास बहू का रिश्ता वैसे ही खींचातानी का होता है, लेकिन क्या हो जब ये तनाव पिछले जन्म से शुरू हो। इस औरत ने पिछले जन्म में मेरी माँ नागिन रूपमती को डंडे से मारा था। इस जन्म में इसकी बहू बनकर मैं उसका बदला लूंगी। बहू खड़ी होकर सास को घूर घूर कर बदला लेने का प्लान बना रही थी कि सास, हाय रे बहू, खड़ी खड़ी थक गई होगी, बैठ जाया कर, पैर में दर्द हो जाएगा। माँ जी, बड़ों के सामने बैठना मेरे संस्कारों में नहीं है। अरे बहू, कैसी बात कर रही है, बेटी है तू हमारी, बैठ जा। बहू बैठ जाती है। सास उसे चाय देती है। ये ले, मेरे हाथ की स्पेशल चाय। किस्मत हो तो भाभी जैसी, जो बैठे बैठे चाय मिल रही है, वो भी सास के हाथ की। हाँ हाँ, तुझे क्यों जलन हो रही है? अरे खुद तो चली जाएगी ससुराल। मेरा बुढ़ापा तो मेरी बहू के साथ ही है ना। बहू सास की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन अगले ही पल मन में सोचती है, नहीं नहीं नैना, तुझे बदलना नहीं है, ये सब इस औरत की चाल है, मुझे इससे बदला लेना है। बहू अब शाम को सास के साथ पार्क में जाती है। वो टहल रही होती है कि उसकी एक सहेली मिल जाती है। अरे वाह, क्या बात है, सास बहू घूम रही हैं। लेकिन जरा बचकर, वो क्या है ना, एक जानलेवा बीमारी फैली हुई है ना। हाँ हाँ, जानते हैं, तभी तो पूरी सतर्कता के साथ घूम रहे हैं। चलो घर भी जाना है, खाना बनाना है। अरे तो बहू को क्यों उठा कर ले आई? मैं तो कहती नहीं कभी के साथ चल, घर जाकर खाना भी तो बनाना होता है। अरे कैसी बात कर रही हो, मेरी बहू सारा दिन घर के अंदर रहती है, बेटा भी रात में आता है। ये तो घर में रह रहकर पागल हो जाएगी, और फिर मैं घूमूं और इसे घर में कैद करके रखूं। ये कहाँ का न्याय है। अच्छा, एक काम याद आ गया है, फिर मिलते हैं। वो वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। बहू घर आती है और रात को जब सब सो जाते हैं तो वो एक नागिन का रूप धारण कर लेती है। जाने कहाँ चली गई बुढ़िया, आज तो मैं इसका काम तमाम करके ही सांस लूंगी। मेरी माँ के साथ जो इसने किया, वही मैं इसके साथ करूंगी। बहू सास को ढूंढ ही रही होती है कि पति की आवाज आती है। नैना, पानी लेने गई हो तो मेरे लिए आइसक्रीम ले आना फ्रीजर से, बहुत मन कर रहा है खाने का, और जरा जल्दी आना। नैना तुरंत बहू का रूप ले लेती है। अरे ये कैसे उठ गए, ये तो गहरी नींद में सो रहे थे, और इतनी रात में आइसक्रीम, मतलब अभी 1 घंटा और नहीं सोएंगे, तब तक तो मुझे ही नींद आ जाएगी। अरे कहाँ हो यार, अरे ये फिस फिस सी आवाज क्या आ रही है, देखो तो कोई चूहा है क्या? बहू खुद की तुलना चूहे से सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो आइसक्रीम लेकर कमरे में आती है। क्या कहा? फुस फुस चूहा करता है, वो चीची चीची करता है, समझे? और फिस फिस करती है नागिन, इच्छाधारी नागिन। अरे यार क्यों डरा रही हो, आज के जमाने में इच्छाधारी नागिन वागिन कुछ नहीं होती, वो तो सिर्फ फिल्मों में होती है, श्रीदेवी वाली फिल्मों में। पत्नी अगले ही पल श्रीदेवी का रूप धर लेती है। पति देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर वो नैना बन जाती है। नैना, श्रीदेवी आई थी। क्या कह रहे थे तुम? इच्छाधारी नागिन वागिन कुछ नहीं होता। मतलब तुम नागिन हो? माँ बचाओ। नैना डर जाती है और तुरंत पति को बेहोश कर पुरानी बातें भुलाने वाला जादू कर देती है। अगले रोज, अरे यार ये सर दर्द हो रहा है, लग रहा है जैसे किसी ने जोर का हथौड़ा मार दिया हो। अच्छा तो बेटा थोड़ी देर और सो ले, रहने दे, आज दफ्तर मत जा, घर पर ही रुक जा। वैसे भी दोपहर में श्रीदेवी की नागिन फिल्म आने वाली है, सारा परिवार साथ बैठकर देखेंगे। पति को मानो कुछ याद आने लगता है। अब श्रीदेवी माँ, कल रात में घर में श्री अरे दिमाग पर इतना जोर मत डालो, वैसे भी कम है।
सही कहा बहू। दोनों सास बहू हंसने लगती है। वाह जी वाह, माँ ये भी सही है, बहू आ गई तो बेटे की कोई कदर ही नहीं। ठीक है नैना, वैसे मैं तुम्हारे लिए ये हीरो का सेट लाया था, पर अब नहीं दूंगा। नैना सेट देखकर खुश हो जाती है। दे दो ना प्लीज, सॉरी बस। अरे चल दे दे मेरी बहू को सेट, वैसे भी ये मैंने बहू के लिए ही बनवाया था। सास बेटी से लेकर बहू को दे देती है। हैप्पी बर्थडे बहू। क्या आज नैना का बर्थडे है माँ? और क्या, तुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता, बहू ने बताया तो था। नैना की आंख में आंसू आ जाते हैं कि माँ के मरने के बाद किसी ने उसका जन्मदिन मनाया नहीं था। नैना सास की पैर छूती है और फिर तुम दोनों कहीं घूम आओ, रात का खाना मैं बना कर रखूंगी। पति और नैना घूमने चले जाते हैं। पता है, मैं अपना जन्मदिन तकरीबन 200 साल बाद मना रही हूँ, विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम भी ना क्या हमेशा मजाक करती रहती हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। खैर, बात आई गई हो जाती है। दोनों पार्क में घूम रहे होते हैं कि पति अचानक नैना को धक्का दे देता है और नैना गिर जाती है। क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुमको, गिर जाती तो? पति अचानक नैना को गले लगा लेता है और फिर रोने लगता है। पति का ये बदला हुआ रूप देखकर नैना पूछती है, क्या हो गया है, बोलोगे कुछ? मैं ठीक हूँ, रो मत। पति की आंख लाल हो जाती है। वो नैना को दिखाता है कि उसके पैर के पास से होता हुआ एक सांप निकल जाता है। बाप रे, ये काट लेता तो मैं मर ही जाती। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। मैंने अपने पिता को सांप के काटने से ही खोया है, माँ आज तक संभल नहीं पाई है। नैना हैरान हो जाती है। क्या हुआ था आपके पापा को? मेरे जन्म के सिर्फ 2 महीने बाद ही मम्मी के सामने एक सांप ने पापा को जकड़ लिया था। माँ ने उस सांप से कई निवेदन किए लेकिन वो नहीं मानी। शहर के सबसे बड़े सपेरे ने भी उस सांपिन से बात की लेकिन उसे जरा भी तरस नहीं आया। सिर्फ मजे लेने के लिए उसने मेरे पिता को मार डाला। ये बात नैना की माँ की हो रही थी। फिर तो तुम लोगों ने उस सांप को मार दिया होगा ना? नहीं, हमने नहीं, उस सपेरे ने। माँ ने तो बहुत मना किया कि जंतु है ना, उसमें भी जीव है, और वैसे भी हमारे संस्कार में सांप को मारना ठीक नहीं माना जाता। नैना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोने लगती है। अरे क्या हो गया पगली, बचा लिया है मैंने तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा। सही कहा, मुझे बचा लिया तुमने इतने अच्छे परिवार को खोने से। दूध का कर्ज। बंटू एक गरीब परिवार का लड़का होता है, जहां 2 वक्त के खाने और बंटू की स्कूल की फीस दोनों के लिए ही पैसे की कमी होती है। और बंटू के इंटर एग्जाम्स भी नजदीक होते हैं, इसलिए वो खुद अपनी पढ़ाई की खातिर घर घर जाकर सामान बेचना शुरू कर देता है। एक सुबह बंटू थैले में सामान भर के घर से निकलने को तैयार होता है। माँ, खाने के लिए कुछ है? अरे नहीं बेटा, आज शाम को पापा लेकर आएंगे। हाँ। माँ की बात पर बंटू भूखे पेट ही सामान बेचने निकल जाता है। वो सुबह से शाम तक घर घर जाकर सामान बेचता है, लेकिन अब भूख प्यास की वजह से काम करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह काम पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर बीमार पड़ गया तो एग्जाम्स के पहले फीस कैसे इकट्ठा करूंगा? ऐसा करता हूँ, अगले घर खाने के लिए कुछ मांग लेता हूँ। इसी के साथ बंटू आगे जाकर एक घर की बेल बजाता है, जिस पर निम्मी दरवाजा खोलती है। क्या हुआ? निम्मी को देख बंटू एक गिलास पानी के आगे उससे कुछ नहीं मांग पाता। निम्मी उसे दरवाजा पर खड़ा छोड़ घर के अंदर चली जाती है और कुछ देर में एक बड़ा गिलास दूध लेकर बाहर आती है। ये देखकर बंटू हैरान रह जाता है। ये लो। पर मैंने तो पानी मांगा था। देखने से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। इससे तुम्हें आगे काम करने की ताकत मिलेगी बेटा, पी लो। बंटू दूध पी लेता है।
इसके लिए मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। माँ ने हमेशा सिखाया है कि इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। निम्मी की बात बंटू के दिल में घर कर लेती है। वो वहां से चला तो जाता है, लेकिन ये बात हमेशा के लिए याद रखता है। रात को घर पहुंचकर बंटू पैसों की गिनती शुरू कर देता है। स्कूल की फीस भरने के लिए तो ये पैसे बहुत ही कम है। कल से मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगली सुबह से बंटू फिर एक बार पूरी मेहनत के साथ काम पर लग जाता है। देखते ही देखते कुछ समय बीतता है और अपनी मेहनत से बंटू एग्जाम्स के पहले ही स्कूल फीस भर देता है। अब मैं भी एग्जाम्स दे पाऊंगा और फिर मेडिकल कॉलेज में जाकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। बंटू दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। उसे एग्जाम्स में टॉप करने की वजह से कॉलेज की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और वो पढ़ाई करने दूसरे शहर चला जाता है। सर, इस स्कॉलरशिप से आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है। बेटे, तुम ऑल टाइम टॉपर हो। तुम जैसे ब्राइट स्टूडेंट को अपने कॉलेज में एडमिशन देना हमारे लिए प्राउड की बात है। हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम अपने नाम के साथ साथ इस कॉलेज का नाम भी बहुत रोशन करोगे। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं और बंटू अपने शहर का मशहूर डॉक्टर बन चुका होता है। डॉक्टर, एक लेडी का कॉम्प्लिकेटेड केस आया है जिस पर स्टडी करने के लिए सीनियर डॉक्टर ने सबको मीटिंग रूम में बुलाया है। केस की डिटेल्स क्या है? बंटू के पूछने पर नर्स उसे लेडी की सारी डिटेल्स बताती है, जिस पर बंटू उसके शहर का नाम सुनते ही चौंक कर भागता हुआ उसके कमरे में पहुंच जाता है, जहां वो निम्मी को देखते ही पहचान लेता है। उसके पीछे पीछे नर्स भी वहां पहुंच जाती है। नर्स, इनकी सारी रिपोर्ट्स मुझे अभी चाहिए और अब से इनका केस मैं ही हैंडल करूंगा। पर डॉक्टर, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक कोई भी डॉक्टर इनकी बीमारी तक नहीं पहचान पाया और दूसरे शहर वालों ने तो इनके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम्हें आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहा बस वही करो। नर्स बंटू को निम्मी की सारी रिपोर्ट्स दे देती है, जिसके बाद वो उस पर स्टडी शुरू कर देता है और हजारों दिक्कतों के साथ महीनों की मेहनत के बाद आखिर में निम्मी की बीमारी का पता लगाने के साथ साथ उसका इलाज ढूंढ ही लेता है। मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा। अब बंटू अपने को डॉक्टर्स की मदद से दिन रात एक करके निम्मी के इलाज में जुट जाता है, जिसमें वो कभी दूसरे हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट को, कभी किसी मल्टी स्पेशलिस्ट को बुलाकर निम्मी का चेकअप कराता रहता है। इसी तरह 10 महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार निम्मी ठीक हो जाती है, जिसे देख पूरा हॉस्पिटल हैरान रह जाता है। वाह डॉक्टर, आपने तो बिल्कुल नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। यही तो हम डॉक्टर का काम है। सुनो, इनके डिस्चार्ज के वक्त बिल के फाइनल प्रोसीडिंग से पहले उसे मेरे पास जरूर लेकर आना। कुछ ही हफ्तों में निम्मी के डिस्चार्ज होने का वक्त भी आ जाता है। निम्मी नर्स से बिल के बारे में पूछती है। पेपर सारे तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं बिल की कॉपी भिजवाती हूँ। नर्स बिल लेकर पहले बंटू के पास जाती है, जिस पर वो बिल देखकर उस पर कुछ लिखता है और नर्स को वापस कर देता है। नर्स उसे निम्मी के पास भेज देती है और बिल हाथ में आते ही निम्मी उसे देखने से पहले ही परेशान हो जाती है। जाने कितने समय से मैं यही हूँ। शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बिल तो बहुत लंबा चौड़ा बन गया होगा, जिसे भरने में मेरी बची कुची पूरी जिंदगी बीत जाएगी। आखिर मैं ये सब कैसे करूंगी? डरते घबराते निम्मी बिल खोलती है तो उसकी नजर बिल के आखिर में लिखे एक नोट पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है, 1 गिलास दूध ने बिल पूरा कर दिया। और उसी के नीचे बंटू के सिग्नेचर भी होते हैं। ये पढ़कर निम्मी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करके वो वहां से चली जाती है।